जय हिंद स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे L1 कोचिंग का ये रेजोनेंस वी आर सिंग लेक्चर नंबर 3। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह और आप लोग हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 3, ओके। इसमें मैं इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ बच्चों। हाँ, गुड इवनिंग कुलदीप, रोहित, अनुदीप, एवरीवन, श्रेया, रीचा। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजोनेंस की क्या आवश्यकता है, व्हाई वी आर जस्ट स्टडिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, ऑल दोज थिंग्स। एंड इन द जस्ट प्रीवियस क्लास वी हैव सीन हाउ वी कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देर आर सर्टेन रूल्स, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करते हुए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नियम यह है कि उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। किसकी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और रेजोनेटिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। एंड कंपेरेबल तभी होगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब में इक्वल हो। ओके। एंड चार्ज कंजर्वेशन, इंट्रामोलिकुलर, वी नो डिफरेंट थिंग्स एंड वी नो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, सो today we will discuss stability of resonating structures। हम ये पढ़ेंगे बच्चों रेजोनेंस, हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी एंड सम क्विजेज वी विल डू टुडे। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये टॉपिक कहाँ से आ गया अचानक से कूद के यार? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या आवश्यकता है इस टॉपिक की? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। हम लोग डेप्थ क्या, हम लोग शुरुआत में जाना पड़ेगा। हम रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं? Because we want to define, we want to characterize the molecule which could not be characterized by a single electronic structure। तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उससे मॉलिक्यूल को समझाने की कोशिश करते हैं। वो मॉलिक्यूल कुछ बातों को बताता है। एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की पूरी बात को नहीं बताता, तभी तो रेजोनेंस आया। तो जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को जितना ज़्यादा बताएगा, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, तो वो इसलिए आए ही है समझाने के लिए भाई, है ना। किसी को दवा दो तो दवा जितना उसको फ़ायदा करेगा उतना ही दवा उपयोगी हुआ ना भाई, कंट्रीब्यूटिंग हुआ। या मैं टीचर हूँ, मैं जितने बच्चों को सेलेक्ट करा दूँ या उनको उनके नॉलेज को या उनके समझ को बढ़ा दूँ, उतनी अच्छा मैं टीचर हूँ। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल इज अ डेफिनेशन फॉर इट्स इम्पोर्टेंस। कितना इम्पोर्टेंट है वो? अच्छा भैया, तो जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉपर्टी में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे जाने कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? कहते हैं जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे इन बातों को लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब किसी मॉलिक्यूल के, एक और मैं शब्द बोल देता हूँ, लाइन बोल देता हूँ कि किसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स हमारे लिए बराबर इम्पोर्टेंस के नहीं होते हैं। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं, है ना। बहुत ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सक्षम, बहुत ध्यान सुनो बेटा। कभी कभी हम लोग कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अवॉइड मार देते हैं। क्यों? वो इतना कम स्टेबल होता है कि उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लेजिबल होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ओके, तो जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत बार उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट भी नहीं करते, बिकॉज दैट इज आई मीन इनसिग्निफिकेंट, आई मीन दैट्स प्ले नॉन सिग्निफिकेंट रोल, चलो, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है इन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू मॉलिक्यूल। एंड द कंट्रीब्यूशन, इट्स कंट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी
वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा होगा। एंड देयरफॉर इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, हम लोग इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। नाउ तो देयर आर सर्टेन रूल्स बाय विच वी कैन, बहुत ही आसान रूल्स हैं, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ा होगा तो ये आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो छोटे छोटे रूल्स हैं बच्चों, और ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या रूल है, मैं फिर बताऊं एक बार आपको, इन रूल्स से हम जानेंगे कौन कितना स्टेबल है। जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और यू कैन से उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझाएगा, उसका हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूल को समझने के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1, कम ऑन एवरीवन, फोकस फोकस, याद कर लो। नॉन पोलर, जिस पे चार्ज नहीं हो, पोलरिटी नहीं हो, की स्टेबिलिटी पोलर की तुलना में ज़्यादा होती है। तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन पोलर वन। मैं भी आप लोगों को ये समझा रहा था। लेट्स सी, देखो इसको ध्यान से, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बच्चों। ये देखो, ये फर्स्ट वन इज नॉन पोलर, कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड पर पोलरिटी आ गई, चार्ज डेवलप हो गया, इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकेंड से ज़्यादा है। दिमाग में रख लो, जब भी कहीं क्वेश्चन एग्जाम में करना हुआ तुरंत इस बात को सोच लेना है कि नॉन पोलर की स्टेबिलिटी पोलर से ज़्यादा होती है। फर्स्ट वी हैव टू सी दिस वन। सेकेंड, बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी, अट्रैक्शन एनर्जी घटाता है, और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, यू नो, इट जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मीन्स मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स सी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे अभी मैंने ब्यूटाडाइईन बनाया था, इसका मैंने बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था अभी। अगर मैं इसके ऊपर और यू नो और इसके बॉन्ड तोड़ दूं, माइनस प्लस, यू कैन सी इसके तुलना में यहाँ बॉन्ड और कम हो गए, जिसमें स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब कि ये दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन रियल इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको ड्रॉ किया गया है ये एक मॉलिक्यूल को समझाने के लिए। वो कितना मतलब सामाजिक है दोनों यार, गजब है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अपना स्वार्थ ही नहीं है उसका, क्या भैया तुम्हारा क्या होगा? क्या यार मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा क्या होगा? कि फिर क्यों आए हो? कि मैं तो किसी की हेल्प करने आया हूँ ना। बहुत बड़ी बात है यार, केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं ना, ये दी स्ट्रक्चर्स आर नॉन एग्जिस्टिंग, है ना। तो देखो, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3, बॉन्ड जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसके पास बॉन्ड ज़्यादा हैं, यहाँ बॉन्ड कम, यहाँ बॉन्ड और कम। मोस्ट स्टेबल इज फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड द लिस्ट स्टेबल इज थर्ड आउट ऑफ दीज 3। ओके, तो भैया दो बातें हम लोग सीख गए यार। बात नंबर तीसरी, अगर चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर बहुत सारे चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें भाई देखो औकात नहीं है और रख लिया। जैसे मैं बताऊं, किसी बच्चे को मान लो लगता है कि मैं आईआईटी में काश पढ़ लेता, पहुंच जाता, हो जाता, मुझे बस आईआईटी भेज दो, बाकी मैं सब कर लूँगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, और आपको आईआईटी में भेज दिया गया, तो वहाँ तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है मेरा। क्यों? योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, तो आप डिजर्व नहीं करते हो। आप तो आईआईटी में फटाफट हर दिन वहाँ एग्जाम ही होता रहता है यार। 15-20 दिन पढ़ाया, फिर तुरंत एग्जाम आ गया। पीरियडिकल आ जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है, फलाना ढिमका, और इतनी बार फेल होगा कि फेल हो के वो आईआईटी से भाग निकला, जान बचा के। भागो भैया यहाँ से, कहाँ चले आए हम? बात मेरी समझ आई क्या? तो पूरा मतलब कई बार तो बहुत बैच के मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं यार, तो ना। तो कहानी ऐसी है। तो जिसके पास वो पोटेंशियल नहीं है, वो औकात नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, माइनस चार्ज, अरे बाप रे बाप, कैसे भैया? तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, और मान लो कई तो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सपोज देयर आर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सो आउट ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स द स्ट्रक्चर इन विच negative charge reside on more electronegative atom will be more stable.
इसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन के पास होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो है ना, जैसे मान लो मैं ऐसा कहूँ सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, एक स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, और दूसरा मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बच्चों, लोन पेयर मैंने ड्रॉ किया, लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, तो ये ऐसा नेगेटिव हुआ, ये ऐसा हुआ। ओहो जरा देखो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों चार्ज हैं, दोनों के पास चार्ज बराबर हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बराबर हैं, औकात नहीं है और इलेक्ट्रॉन लेकर टहल रहा है। कर बनवा के देखा, ये देखो है ना, मैं कई बार कहता हूँ ना, बकरी अपने सींग में जो है शेर को लपेट के ला रही है, इसका शिकार करेंगे। अरे दीदी, बकरी दीदी कैसे, आई देखो, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो दिस द फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, ओके राइट। So here we are just discussing about the relative stability of these two resonating structures. It means what you know what I want to say, इसकी stability ज़्यादा है, मतलब ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में ज़्यादा बात कहेगा, या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में इसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। ओके, एक बात और मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो कभी ऐसा और कभी वैसा होता होगा, मीन्स मॉलिक्यूल विल नॉट ओसिलेट। दूसरा, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल 70% ऐसा 30% वैसा होगा, नो, मॉलिक्यूल विल हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट्स ओन स्ट्रक्चर, इट्स ओन प्रॉपर्टी, जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो धुआंधार लोगों को, लड़ाकू लोगों को पास पास रख दो, मामला वहाँ हमेशा गर्म रहता है। कई बार अच्छा, कई बार ये बुल्स फाइट होता है ना, कई मैंने सुना फ्रांस या इटली उटली में ऐसा बुल्स फाइट है ना, सांडों को आपस में लड़ाया जाता है, मुर्गों की फाइट लोग देखते आते हैं। ऐसे भैया, अब रिपेलिंग दो चीज़ों को आसपास ले आओ तो उनमें रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव पास पास ले आओ या पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास ले आओ, तो क्या होगा, रिपल्शन, एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है ना, टू इजी। तो अगर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिमिलर चार्जेस पास पास हो जाएं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अपोजिट चार्जेस पास पास हो जाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अट्रैक्शन से, है ना बच्चों। वेरी गुड, अनंत, अनुदीप, एवरीवन, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, प्लस माइनस, और दूसरा मैं ड्रॉ किया ये, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्लस माइनस प्लस कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2। इनमें हम देखते हैं, तो यहाँ देखो आप, माइनस, दिस टू आर सिमिलर चार्जेस एट नियर बाय पोजिशन कॉजिंग रिपल्शन टू ईच अदर। रिपल्सन से गुरु एनर्जी तो बढ़नी है, तो एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घटने का मतलब, अगेन फिर बात समझ गए ना, ये ट्रू मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में बहुत 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 कम डिफाइन करेगा, बहुत कम रोल कंट्रीब्यूशन करेगा, इसलिए इसको हम लोग ऑलमोस्ट कंसीडर ही नहीं करते हैं। बाय द वे, हम कहेंगे फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज़्यादा है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? क्यों भाई गांव वालों? अनुदीप, अनंत, शशांक, श्रेष्ठ, पवन, श्रेया, कुलदीप हैं, वाह बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और शायद आपको थोड़ा देखने में तकलीफ हो रही हो, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसको आपको बताना है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में, जो भी बातें पढ़े हैं उसी का यूज़ कर, बिना घबराए। ऐसे सवाल आपने पहले भी ट्राई किया है तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर कर लो यार। सवाल ट्राई करने से कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, मतलब थियरी पढ़ने से अच्छा है क्वेश्चन ट्राई कर लो। क्वेश्चन ट्राई करने से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है बच्चों। तो ये प्लस माइनस, और ये डी वाला ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, ये प्लस माइनस है ना, और ये ई वाला हमारा ऑप्शन, अब शायद ये आपको अच्छे से दिख रहा हो, एंड एफ वाला जो है कंप्लीट बेंजीन रिंग है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो बच्चों, फटाफट दो, मुझे आंसर दो। एक बार दिया होगा, किया होगा घर पे, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करना है, दोबारा फिर करना, और एग्जाम में आएगा दोबारा फिर कर देना एग्जाम में। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आए तो कहो उस समय पहले कर चुका हूँ दोबारा नहीं करूँगा, आप एग्जाम वाले में गुस्सा आ जाओ। एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन।
सबको आंसर करना ही है। हाँ भाई जल्दी जल्दी, कई दोस्त मेरे आंसर कर चुके हैं, पवन, अंकित, तुषार, वाओ ग्रेट, जल्दी जल्दी बच्चों। जल्दी जल्दी, ये सुष्मिता जी ने भी आंसर किया, वेरी नाइस, सब लोग फटाफट, लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन डियर। 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी संकेत ने किया, वेरी नाइस बेटा। तो मैं आपको बताऊं, देखो नीट और जेई में जो पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ कराएंगे उससे बाहर आएगा नहीं, अभी तुम्हें लग जाएगा। अभी मैं जब क्वेश्चन के लेवल धीरे उठाऊंगा मैं, यू विल फील कि अरे यार सर जो पढ़ा रहे वही एग्जाम में आता है, यू विल फील दिस पॉइंट बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर्स आर विद यू, यू कैन सी देयर। तो एक लड़का था, उसका नाम मैं भूल गया, वो जब भी मैं कुछ कहूँ उससे कि तुम 10 ईयर्स बिफोर, 10 साल 11 साल पहले की बात है, तो मैं उसको उसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मैंने पढ़ाया कि क्वेश्चन ट्राई कर लो, कैसे मैं कर लिया हूँ, ये बना लो, कैसे बना लिया हूँ, दिखाओ, तो कैसे मैं कॉपी घर पर रखे से बना लिया हूँ। अच्छा यार, चलो भाई देवी, ये फिजिक्स में भी रहा, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी। तो जब वो IIT पेपर दे के आया, बीच में दो शिफ्ट होता है ना, तो बीच में मिला मुझसे, मैं कहा कि तुम पेपर कैसा हुआ, क्या सर एक क्वेश्चन आया था जो बहुत कठिन था, वो मैंने बना लिया, क्योंकि बाकी क्या, बाकी सब बहुत आसान था, मैंने छोड़ दिया आसान। तुम्हें लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं, बट सीरियसली ऐसा हुआ, मतलब मैं शॉक्ड रह गया सुन के, पागल है क्या ये, कह रहे सर वो एक ऐसा सवाल है जो किसी को नहीं आया, मैंने कर लिया सर, लग के कर लिया उसको, क्योंकि बाकी क्या, बाकी बहुत आसान थे। ऐसा तुम मत करना भैया, अगर ऐसे क्वेश्चंस ट्राई भी किए हो, दोबारा तिबारा फिर करो। क्वेश्चंस में क्या है ना, जब ट्राई करते हैं ना, तो पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, इट्स ब्यूटीफुल थिंग, मुझे लगता है कि थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है क्वेश्चन ही ट्राई कर लेना चाहिए, बट नॉट फ्रॉम द सेम कंटेंट, यू कैन गो फ्रॉम अदर, क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर, लेट्स सी दिस वन। बच्चों देखते हैं हम लोग, इसमें देखा जाए तो देखो ये नॉन पोलर है और एफ भी नॉन पोलर है, ए इज इक्वल टू एफ, ए और एफ की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, ओके, बोथ आर नॉन पोलर एंड मोस्ट स्टेबल। नाउ अगर इसके बाद बात करता हूँ मैं, तो अब ई और डी, सॉरी हाँ ई और डी, इन दोनों में चार्ज तो आया है, और दोनों बिल्कुल सिमिलर एक ही टाइप के हैं, तो ई और डी। उसके बाद अगर बात करते हैं अपने, तो बी और सी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया है, नहीं बच्चों, चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो अब इन दोनों की क्या स्टेबिलिटी बराबर होगी, नहीं, क्यों, यहाँ पे हम देखते हैं माइनस माइनस क्लोज, मतलब दे आर इन प्रॉक्सिमेशन विद ईच अदर, दे आर इन प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर, तो दे कॉज रिपल्सन टू ईच अदर, इंक्रीजेज एनर्जी एंड डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, तो सी की स्टेबिलिटी कम होगी और बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बी सी से ज़्यादा स्टेबल होगा, यस, क्योंकि सी में सिमिलर चार्जेज नियर बाय पोजिशंस पे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आंसर विल बी ए इज इक्वल टू बी, ई इज इक्वल टू डी एंड बी सी, ए इज इक्वल टू एफ, वेरी नाइस संकेत, एंड ई डी बराबर हैं बी सी, ओके, तो सबने सही किया, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हो ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रूल नंबर 5 है ना, इसमें लिखा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है बच्चों, ये जो रूल है इससे सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कई बार, मतलब बहुत बार क्वेश्चन इसी पूछा ही जाता है। देखो ऐसा है ना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। अगर किसी भी समाज में कोई भूखा सो रहा है, किसी के अपने बीमार हैं, दवा की व्यवस्था नहीं है, जाड़े में किसी के पास कंबल नहीं है और उसका बेटा ऐसे ही कुड़कुड़ा रहा है, तो वो समाज सुरक्षित नहीं है। उपदेश देना, बाकी सारी बातें करना तभी काम आती हैं जब मिनिमम ज़रूरतें पूरी हों, कीप इन माइंड, मिनिमम ज़रूरत, मैं नहीं कह रहा कि कार सबके पास नहीं है, दिक्कत है, अगर किसी का पेट नहीं भर रहा है, उसका बेटा बेटी पत्नी माँ भूखा भूखी हैं, तो वो फिर चोरी करेगा, वो फिर कुछ भी करेगा, ओके, और ये उसकी गलती मैं तो नहीं मानता, इट्स नॉट द क्राइम, वो उसकी ज़रूरत है, मिनिमम ज़रूरत है। ऐसे ही बच्चों, मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ,
कि अगर वो उसके अपने पर आ जाए कि उसकी जान चली जाएगी नहीं मिलेगा तो कुछ भी करेगा, की से ही भिड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब यहाँ बोलने का सेंस क्या है बच्चों कि अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का, किसका? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का कौन कौन इसमें कंसिडर करते हैं हम लोग? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सेकेंड पीरियड का है तो यहाँ n की वैल्यू 2 होगी बच्चों। मतलब ऑर्बिटल कौन से होंगे? 2s और 2p, है ना। s के पास कितने ऑर्बिटल? 1, और p के पास कितने? 3। कितने डब्बे हुए? कुल 4 डब्बे हुए, 4 ऑर्बिटल्स टोटल। और इसको निकालने का एक तरीका और भी तो है ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n स्क्वायर के बराबर। n की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सेकेंड पीरियड वाले के पास 4 डब्बे हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। किसने बोला? पॉली चचा ने, वुल्फगैंग पॉली। अगर एक कुल 4 डब्बे, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अगर पेट नहीं भरा है, मतलब अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा नहीं है, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इसके ऊपर सबसे कम, आई एम सेइंग लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बच्चों मुझे रिस्पॉन्स करोगे आप लोग? बात मेरी समझ में आई क्या? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? अगर किसी समाज में कोई भूखा सो रहा है, किसी के अपने बीमार हैं, दवा की व्यवस्था नहीं है, तो क्या उनको उपदेश समझ में आएगा? ना। वो समाज सुरक्षित नहीं है, चोरी डकैती होगी, किडनैपिंग होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट शुड बी फिलफिल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द नेशन, स्टेट इटसेल्फ। उसी तरह से अगर हमारे पास बहुत बढ़िया बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेकेंड पीरियड वाले का ऑक्टेट पूरा नहीं है, वाओ, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, दैट विल बी लिस्ट स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। नाउ अगला देखो, अब मान लो भूखा कौन है? बोरॉन। भूखा कौन है? कार्बन। भूखा मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर ऑलमोस्ट, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सवाल पूछा जाता है ना, तो मैं तो हमेशा ही ढूंढता हूँ कि देखो कोई सेकंड पीरियड का तो नहीं है, उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, मेरे माइंड में रहता है। सवाल अक्सर इसी पूछा ही आता है, इट्स नॉट आई मीन कंपल्सरी, इट्स नॉट, बट यू नो मैक्सिमम सवाल इसी पूछा जाता है। ओके बच्चों, देखो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। अब देखो अगर इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ मैं, शेर भूखा है और बकरी भूखी है, तो मामला कब खराब होगा? जब शेर भूखा है। शेर भूखा है तो बकरी भूखी है तो भी दिक्कत है, वो परेशान रहेगी, वो न जो कर सकती करेगी, लेकिन शेर भूखा है तो ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, नहीं बच्चों, है ना। तो ऋतिक, आई एम सेइंग यू, तो ऋतिक पूछ रहे हैं सर आप में हमारा चैट देख रहे हैं? बिल्कुल बेटा, रिस्पॉन्स करते रहो। तो अगर फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ज़्यादा भयावह हो गया, क्योंकि शेर है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। मतलब अगर अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों, एक में फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं और एक में ऑक्सीजन का, तो डेफिनेटली जिसमें फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा वो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, क्लियर हो गया सबको। थैंक यू बच्चों, आप सभी लोग समझ गए। तो मैं फिर से रिपीट मार देता हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। वो क्या है कि अगर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों, सबसे पहले मैं इसी को देखता हूँ कि भाई देखो जो नॉन पोलर होगा वो स्टेबल है, जिसमें सेकेंड पीरियड वाले का ऑक्टेट पूरा नहीं है वो बहुत कम स्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। और उसमें भी जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन लाइक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्टेट पूरा नहीं है, अरे बाप रे बाप, ये तो बवंडर ला देगा, भूकंप, लाइक यू नो। समझ गए बात आप लोग? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ एक सवाल का। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये बच्चों बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, मतलब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ चलो आप लोग बताना मुझे, आप सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स करना। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? टाइम इज 45 सेकेंड्स। बताना आपको कि इन दोनों में कौन ज़्यादा, दो ये भी 1 प्लस एवरीथिंग इज ओके,
These are resonating structures, charge conservation, and everything is okay. Now 45 seconds. You have to tell me that which 30 seconds, sir. Which one is more stable, first or second? Respond everyone. Time starts now. Come on. Which one is more stable? वाह, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, रिस्पॉन्स अच्छा करते हो, वेरी नाइस। चैतन्य, वेरी नाइस। तुषार, शिवम, कुलदीप, सारस, राजन, सरस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। 30 सेकेंड्स, टाइम इज ओवर, लेट्स सी नाउ। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो क्यों ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, वाई दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल, लेट्स सी। बिकॉज यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर है। ऑन फर्स्ट साइट इट लुक्स लाइक दिस वन इज लेस स्टेबल। अगर इसकी बात करें तो ऐसा लगता है कि सेकंड की स्टेबिलिटी कम होगी और फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भाई, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉन ड्यूटी ज़्यादा है। लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज है। बट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को तो पहले किनारे रखो, पहले देखो पेट भरा है कि नहीं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो कार्बन प्लस चार्ज है बच्चों, ये 3 बॉन्ड बनाता है, 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, 3 बचे, 3 बॉन्ड बनाया, 2 2 4 2 6, इट पोसेस 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड्स। यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, कितने बचे, 5, 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर है बच्चों। नाउ काउंट्स इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड्स, तो 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्दो ऑक्सीजन पोसेस पॉजिटिव चार्ज, बट इट्स इलेक्ट्रॉन जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन का जो भूख है वो पूरा हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस बेचारे का तो भूख ही नहीं पूरा हुआ है, तड़फड़ा रहा है, कल्टियाँ मार रहा है, भैया खिलावा हमके, मर जाइब हम। इसलिए वो गलत हो गया, और होता क्या है कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी कम होगी और सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकंड इज मोर स्टेबल, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो कई लोग ये आंसर कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। वो ये क्यों आंसर करते हैं, वो ये सोचे कि ऑक्सीजन पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव नेगेटिव पहले किनारे रखो यार, पहले देखो पेट भरा है कि नहीं, उसका एपेटाइट, उसका भूख भरा है कि नहीं। ठीक है, तो कार्बन का पेट नहीं भरा है। राइट बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हे गाइस, रिस्पॉन्ड मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब पहले देखेंगे तो इसका पेट भरा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? क्या बात, क्या बात है। नो, दिस क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग तो। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन है यार, तो क्या ट्राई करना। इसमें देखेंगे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वही सेम, इतना खूबसूरत सवाल है ना ये। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट की स्टेबिलिटी कम होगी और सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। बहुत बढ़िया, अगला सवाल ट्राई करो बच्चों। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, बताओ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स एवरीवन। स्टेबिलिटी किसका है, किसका कम। टाइम स्टार्ट, 30 सेकेंड्स। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना भाई गाँव वालों, बताओ। तो बताओ 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 बताओ, बुझो तो मैं जानूं। विच वन इज मोर स्टेबल, ए और बी? विच वन इज मोर स्टेबल, ए और बी? गुड 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 गुड। 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग सबसे अच्छी चीज़ सीख गए हो, है ना, क्या कि बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ए की स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? यहाँ सभी का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना भी आ गया ना बच्चों, मजे लो। अरे मैं तो सीख गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना, यू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल सवाल इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, बेंजीन की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है एमंग ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड एरोमेटिक कैरेक्टर, नो। तो जिसमें बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर हो, नो, दैट इज कॉल्ड
थैंक यू अनुदीप। बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर हो, बेंजेनॉइड, ये बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर, इट्स बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। ओके, ये ध्यान रखना, जिस किसी में बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, तो मैं इसको लिखता हूँ, बताना वो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दिस वन इज नेप्थलीन, दिस वन इज नेप्थलीन स्ट्रक्चर नंबर 1, नेप्थलीन। एंड नेप्थलीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ओके, दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 2। अब बताना है फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। कम ऑन एवरीवन, एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स। मैं जितना बता रहा हूँ उतना फटाफट सीख जाओ। चलो, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। These are two structures of naphthalene. You have to find the more stable one. Come on, सबके आंसर आने चाहिए। 4 नंबर, 4 नंबर भाई, 4 मार्क्स। Yes, collect it. श्रेया, चैतन्य, अंकित, आदित्य, वेरी नाइस, क्या बात है। Last 10 seconds. Come on, everyone. 5, 4, 3, 2, 1 and time over. Okay. क्या बात, शिवम, आयुष, प्रणव, लेट्स सी नाउ, लेट्स डिस्कस इट। सो देखो इसमें ये देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इट्स लाइक बेंजीन, एंड दिस वन इज ऑल्सो लाइक बेंजीन। आई डोंट थिंक दैट कि ये डबल बॉन्ड इस साइड है, दिस डबल बॉन्ड इज नॉट दिस साइड एंड दैट साइड। ये इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। ये बच्चे कहते हैं सर ये इस तरफ है कि उस तरफ है, तो बड़ी मार मारेंगे तुमको इधर उधर किया तो। ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यार, दो कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये भी देखो बेंजीन टाइप का, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर कितने यहाँ पे, 2। तो यहाँ बेंजोनाइड देखो, दिस वन इज बेंजोनाइड, दिस वन इज नॉट बेंजोनाइड, डबल सिंगल, so this one is not benzonaide, so here benzonaide structure is 1. So out of these two, and this one is more stable, first one is more stable than second. Why? Because here it possesses 2 benzonaide structures. Okay, so first is more stable than 2. तारस रंजन तुमने कर दिया गलत, तारस भैया कह रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्यों कह रहे हैं सर 2 तो बड़ा ही होता है ना एक से, तरसवा बड़ी मार मारेंगे। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, कुछ ना कॉन्सेप्ट हिल गया होगा। सी, तो इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वाई? बिकॉज हियर 2 बेंजोनाइड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चन का टर्न आ गया, बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन सेशन लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, चलो बच्चों, आपको मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में और मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल बताना है ना। क्वेश्चंस कैन बी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, आप लोग मैं अभी रिपीट करता हूँ, फिर बताना आपको समझ आया और मज़ा आया कि नहीं है ना। अक्सर क्लास देखो मज़ा आना चाहिए, है ना। मैं तो गाना गाता रहता हूँ, और ख़ासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार तो मज़ा आना ही चाहिए। तो पहली बात हम देखेंगे कौन नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ठीक, फिर चार्ज है, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक, फिर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और अगर हम देखें कोई किसी का पेट नहीं भरा है, सेकेंड पीरियड वाले का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो स्टेबिलिटी कम। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्टेट नहीं भरा है तो तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। We can arrange accordingly. And benzonoid, it's a very typical type of questions, you know, जहाँ रिंग टाइप का होगा, there only we can discuss this kind of concept. Okay, मजा आया? क्या बात है, शशांक, तारस, कुलदीप, आदित्य, very nice. So let's now quiz time. Hey guys, are you ready? Anand, it's a quiz time. Ready to utilize those concepts whatever we have just seen? हाँ, चलो, come on. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ फटाफट। पहले पता नहीं ये आपको क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। चलो, संकेत, आदित्य, एवरीवन, अरेंज फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है
एंड टाइम इज डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स। कम ऑन, कर डालो भाई, बहुत अच्छे। अनुदीप वेरी गुड बेटा, अंकित, तुषार, पलक, एवरीवन कम ऑन। अरे खेलो खेलो कूदो, इट्स लाइक लॉलीपॉप, खा जाओ इसको। ले, सुष्मिता दीदी कह रही है सबकी स्टेबिलिटी सेम है, ऐसे कैसे होगा? लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। टिंग 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 डिंग डिंग डिंग। लेट्स सी, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ए और सी जो है इनको हम बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर, इट्स अ कैकुले स्ट्रक्चर। एंड जो बी एंड डी है इनको बोलते हैं डिवार्स स्ट्रक्चर, डिवार्स स्ट्रक्चर। ओके, ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पे दिया गया। कैकुले साहब को जानते हो ना, ये वो महान आदमी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन शुरू के 5 नोबेल पुरस्कार में से 3 इनके चेलों को मिला है। पहला इनफैक्ट वॉन टॉप साहब इनके चेले थे, तो ही वॉज बिफोर नोबेल पुरस्कार, यू नो, सो देयरफॉर ही हैडंट गॉट दैट वन। बाय द वे बच्चों, कैकुले साहब ने सपने में स्ट्रक्चर देखा था। ऑब्वियसली एक बात और है, जिस स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन जितना कम हो, जिस स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल है उससे डिस्टॉर्शन जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये पॉइंट नोट कर लो, चलो नोट करो। तो ये नया पॉइंट बता दिया तुमको मैं, तो लिखो जा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर डेविएशन, जिसमें डेविएशन जो ज़्यादा हो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल में डेविएशन डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो, विल बी लेस स्टेबल, विल बी लेस स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें डेविएशन या डिस्टॉर्शन या बिखराव जितना ज़्यादा होगा, किसके तुलना में बच्चों? ट्रू मॉलिक्यूल की तुलना में। जो मॉलिक्यूल है उसके तुलना में जितना दूर जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहा है कि मॉलिक्यूल में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड के बराबर ताकत है, स्ट्रेंथ है, लंबाई है, बट उसकी लंबाई डबल बॉन्ड बना पाएगी, मजबूत पाएगा, तो मतलब वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर रहा है। लेट्स सी, आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल। देखो जरा इसको, मैं बातें करता हूँ आपसे, आपने शायद नोट कर लिया होगा। सी देखो जो बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन में सारे बॉन्ड की मैं इनको डिस्कस करता हूँ। देखो कैकुले का स्ट्रक्चर और ये डिवार्स का स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनमें हम आपने अभी तक कहीं से इसको कभी देखा नहीं हमने, तो आज तुमको ये मालूम चलने वाला है कि हमने इसको कभी क्यों नहीं देखा, ये क्यों इसको नेगलेक्ट किया जाता है। लेट्स सी नाउ बच्चों, देखो जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसमें सारे बॉन्ड की लंबाई इक्वल पाई जाती है। बेंजीन में तो ये बेंजीन होता है ना, उसमें सारे कार्बन बॉन्ड की लंबाई इक्वल पाई जाती है। इसमें देखो नंबरिंग कर दो, कार्बन 1 2 3 4 5 6, हियर अगेन नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। तो एक्चुअल जो इस मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल है, उसमें दिस वन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो मॉलिक्यूल है बच्चों, उस मॉलिक्यूल में 1 2 2 3 सारे बॉन्ड इक्वल पाए जाते हैं, बट यहाँ पे देखो 1 2 डबल बॉन्ड है, छोटा है, 2 3 बड़ा है। मतलब इन दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 में तो कार्बन 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड की लंबाई है 1 2, बॉन्ड लेंथ जो है, बिकॉज इट्स डबल बॉन्ड, ये छोटा होगा कार्बन 2 और 3 के तुलना में, 2 और 3 कंपैरिजन में। सिंगल बॉन्ड लंबाई बड़ी होगी, डबल बॉन्ड एकता में शक्ति है ना, पास में दो बॉन्ड बन गए, नज़दीक खींच लिया, राइट। तो यहाँ क्या ये मॉलिक्यूल में क्या है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल। और जानते हो कितना होता है? 139 पिकोमीटर होता है, ओके, बेंजीन में। बट हियर ऐसा नहीं है,
अगर ऐसा होता तो ट्रू मॉलिक्यूल नहीं हो जाता। तो ये बिखराव है। यहाँ देखो माशाअल्लाह, यहाँ देखो लंबा है, ये छोटा है और ये बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा है। ले मतलब लंबा है, ये छोटा है, ये बहुत लंबा, इसमें बिखराव ज़्यादा है, डेविएशन डिस्टोर्शन ज़्यादा है। ओके, एक पॉइंट और, जो ट्रू बेंजीन है बच्चों, यहाँ पर दिस एंगल इज 120 डिग्री, यहाँ पर भी ये जो एंगल है दिस एंगल इज 120 डिग्री। यहाँ पर ये तो 120 डिग्री है बट दिस वन इज 60 डिग्री। एंगल में भी तो जो डिवार्स स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड लेंथ में डिस्टॉर्शन है। अब बॉन्ड लेंथ छोटा बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी डिस्टॉर्शन आएगा और बॉन्ड एंगल में भी डिस्टॉर्शन है फ्रॉम मॉलिक्यूल। सो दिस स्ट्रक्चर इज हाईली डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, लिस्ट स्टेबल, लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग, सो हम इसको काउंट नहीं करते। ये ट्रू मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसका डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। मज़ा आया बच्चों? भाई हम जिसके लिए बने हैं उसको समझा ही नहीं रहे हैं, हम कोई और गाना गा रहे हैं, उसके यहाँ मातम पर मरा हुआ या हम गा रहे हैं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, उल्लू ही कर रहे हैं। ले उससे मैच ही नहीं खा रहे हैं तो कहाँ से मामला बनेगा बताओ? वहाँ मस्ती चल रही है, तुम गा रहे हो बाबू की दुआएं लेती जा, दुनिया में कितना गम है मेरा गम है, तो कैसे मैच करेगा भाई? यार मेरे नैना सावन बादो। चलो मामला ये है बच्चों, मामला ये है, इसमें बॉन्ड लेंथ में स्ट्रेन है, स्ट्रेन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ में स्ट्रेन है, स्ट्रेन खिंचाव, डेविएशन फ्रॉम ट्रू मॉलिक्यूल, एंड एज वेल एज एंगल में स्ट्रेन, डेविएशन एंगल में भी है, दो तीनों डेविएटेड है, डिस्टॉर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल। सो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम, कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एकदम ट्रू मॉलिक्यूल की तरह होता है? नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रू मॉलिक्यूल के टाइप का होता है, नहीं। ये तो कह रहा है कि ये बॉन्ड अगर एक्स वाई बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि एक्स वाला छोटा होगा, वाई वाला बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ। इस स्ट्रक्चर को देख रहा है कि बॉन्ड जो होगा वो एक्स का मजबूत होगा, वाई का वीक होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो दिस वन इज ऑल्सो डिस्टॉर्टेड, ओके, बट दिस वन इज ये तो कुछ बजावा ही कर दिया। मजा आ रहा है बच्चों? देखो अब तुम ऐसे रेजोनेंस को समझ रहे हो कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, ये ब्यूटी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जा रही है। अब जब पढ़ो कहीं पर ये सोच के पढ़ोगे, अच्छा ये है रीज़न, नहीं। चलो तो इसमें क्या होगा, सबसे हाई स्टेबल द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे हाई स्टेबल ए है एंड देन सी, उसके बाद नंबर आएगा बी और डी बराबर हो जाएगा। और सबने इस लॉलीपॉप को खा लिया है, मजा आया है सबको ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस बनाओ। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, गलत कर सकते हो, गलतियां कर सकते हो, ट्राई करो, बस ट्राई नहीं करने पे बड़ी मार मारूंगा तुम लोगों को मैं। चलो, और तुम देखना पेपर में इसके अलावा सवाल ही नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और टाइम है आपको 45 सेकेंड्स। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जल्दी करो बच्चों। कम ऑन कम ऑन। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं हम लोग, ये यार पहले हम लोग क्या तरीका बनाए हैं, जिसमें चार्ज, गाना गाना ना, जिसमें चार्ज नहीं होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन आउट ऑफ बी एंड सी में इसमें अपोजिट चार्जेस पास पास हैं, अपोजिट चार्जेस दूर दूर हैं, इसमें अट्रैक्शन एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ए के बाद बी और बी के बाद सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ए सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर सी। ठीक है, समझ गए बच्चों?
आप सभी ने सही किया है। क्या ये सुष्मिता दीदी ने गलत कर दिया? कैसे दीदी, क्या हो गया ना? उन्होंने ए सी बी, देखो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दूर दूर हैं, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पास पास हैं, तो इसमें अट्रैक्शन होगा, एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, ये बहुत बढ़िया सीख गए यार आप लोग। इस पे सवाल पूछा ही जाता है, पता है। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। कई लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ भाई, देख लो। ये देखो। या टाइम स्टार्ट बताना है कौन? डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, टाइम इज 30 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो कम ऑन। जल्दी 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 जल्दी। वाओ, श्रेष्ठ, विजय, अंकित, अनंत, वेरी नाइस। 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, गेम ओवर। क्या बात है, आदित्य, तुषार, संकेत, सुमित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमितवा देख लिया बेटा, बटन दबा के छोड़ दिया, क्वेश्चन सो तो नहीं गया सुमितवा पढ़ते पढ़ते, है ना? चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सीख गए ना। लेट्स लेट्स सी इट। पता है ये सारे सवाल कंपटीशन में पूछे गए हैं, है ना? तो क्या बच्चों, इसमें देखो ये प्लस और माइनस, जितना चार्ज यहाँ पर है उतनी ही चार्ज यहाँ पर है, डिस्टेंस भी सेम है। अब इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी? ओहो, लेट्स सी बच्चों, इसमें एक ही एटम के ऊपर चार्ज ज़्यादा आ गया, एक ही एटम के ऊपर चार्ज ज़्यादा आ गया, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। नाइट्रोजन को -2 चार्ज, चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से रिपल्सन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी, बी की स्टेबिलिटी कम होगी और ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ए एंड बी। ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा, बी कम। दोनों में चार्जेज इक्वल हैं, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस और 2 माइनस है। ये एन तो किसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बच्चों? जिसका है उसका नाम है, उसका स्ट्रक्चर N3 माइनस, क्या बोलते हैं इसको? अजाइड आयन, अजाइड आयोन, अजाइड आयोन, ऐसे जो आपने ड्रॉ किया है, प्लस माइनस माइनस। तो जब हम लोग अजाइड आयन के विषय में बात करना होता है ना, तो हम लोग स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करते हैं। क्यों? इसकी स्टेबिलिटी कम, क्यों? इस पे एक ही पे 2 चार्ज आ गया, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? हाँ, वेरी नाइस पवन शुक्ला, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड टाइम है आपके पास 60 सेकेंड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH and RCO minus plus OH. This one RCO plus minus OH, RC double bond OH plus O minus. तो जस्ट इनके स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। टाइम इज 60 seconds. Take your time. Time is 60 seconds. Your time starts now. Come on. Just do, everyone. Come on. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है, पलक, शिवम,
सौम्यरंजन साहू, वेरी नाइस बेटा। श्रेया, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को लोग थोड़ा यूज करते हैं, प्रणव, है ना, कई बार समझाने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, है ना। और तुम्हें बहुत आसान लगेगा, अरे ये तो लड्डू सवाल है सर, क्या आप पूछ रहे हैं इसको। घर जाके इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए एग्जाम में, जरूर ट्राई करिएगा। ओके, तो लेट्स सी बच्चों, देखते हैं हम लोग। इसमें नॉन पोलर है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, कैसे, ये तो पता ही है हमको। हम लोग किसको ढूंढेंगे कि सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसमें सेकंड पेयर वाले का ऑक्टेट पूरा ना हुआ हो। देखो यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे काउंट करना है बता चुका हूँ मैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इज आउट, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। इसका पेट नहीं भरा है। यहाँ ऑक्सीजन का पेट नहीं भरा, क्यों? ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, एक निकल गया, 5 बचे, एक बॉन्ड बनाया, 4 बचे, 4 मीन्स 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन। अरे बाप रे बाप, यहाँ ऑक्सीजन का पेट ही नहीं भरा है, ऑक्सीजन वहाँ का है, बब्बर से रे भाई ऑक्सीजन। यहाँ सभी का ऑक्टेट पूरा है, तो इन दोनों में पेट नहीं भरा है, उसमें तो ए सबसे स्टेबल, फिर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद कौन है? डी, बिकॉज डी में सभी का ऑक्टेट पूरा है। राइट बच्चों, डी में सभी का ऑक्टेट पूरा है ना। देखो पलक जी गलती कर दी है, ए के बाद उन्होंने बी कर दिया, ए के बाद डी आएगा। ये दोनों की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि इन दोनों में सेकंड पेयर वाले का पेट नहीं भरा, लेकिन उसमें बब्बर शेर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसका पेट नहीं भरा, सबसे कम स्टेबल सी हो जाएगा। ए डी बी एंड सी, तो ए डी बी एंड सी। सो यू नो why this question is important, because in this question one we check the non-polar structure, then here, although here oxygen possess positive charge, but it will be more stable than this B structure in which oxygen possess negative charge। मतलब ये D वाले की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन न्यूट्रल है यहाँ पे। तो वाई, बिकॉज यहाँ ऑक्टेट कार्बन का पूरा नहीं है, पेट नहीं भरा। ओ माई गॉड, मजा आया बच्चों? ये सवाल बहुत कुछ सिखा दिया हम लोगों को। नाउ अब मुझे आपको नया चीज़ बताना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम टू, गुड गुड, वेरी नाइस। हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं। ओके, तो जानते हो वैज्ञानिकों को चैन तो आती नहीं है, वो सोच रहे हैं कि यार मॉलिक्यूल कैसा होता होगा, तो मतलब रेजोनेटिंग से ड्रॉ कर लिए हम बहुत सारा। हमको देखो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता, बट वो जो मॉलिक्यूल है वो ध्यान समझना। जो कोई जैसे बेंजीन की बात करूँ मैं, देखो बेंजीन का तो स्ट्रक्चर हमको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो बेंजीन है ना, वो इन सभी से मिल के बना है। बेंजीन में ऐसा भी है, ऐसा भी है, इन दोनों से मिल के बना है। तो बेंजीन होता कैसा होगा, कि इन दोनों मिला के सोचो। बच्चों वो ध्यान सुनना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को मिला करके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बनती है। अगर इनके कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स को मिला करके हाइब्रिडाइज करके इंटरमिक्सिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो वो तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा ना भाई, वो तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ, बराबर बराबर मत मिलाना, क्यों? जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ज़्यादा बताएगा, उसकी बात ज़्यादा सुनना। यस, एम आई राइट? तो बच्चों ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको इंटरमिक्स करके उसी प्रोपोर्शन में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मिलाना है, जिसकी प्रॉपर्टी कम होगी उसको कम मिलाना है, को मिला करके हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग ट्रू मॉलिक्यूल कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कहते हैं, बट दैट इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर, दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मुझे बताना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। तो व्हाट वी विल से कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं।
तो कहें क्या सबको बराबर मिलाना है, तो बोलोगे ना जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ज़्यादा समझा रहा है। हम कोशिश ही क्या कर रहे हैं, हम ट्रू मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। तो कोई पूछे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, तो यू विल से इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू मॉलिक्यूल, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू मॉलिक्यूल, ट्रू मॉलिक्यूल, और यू कैन से सिंपल मॉलिक्यूल। ट्रू मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये बनता क्या है, ये कैसे बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाने से बनता है। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ, इट्स अ हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन प्रोपोर्शन। कैसे हम करते हैं, इन प्रोपोर्शन। कैसे कैसे किसका कितना प्रोपोर्शन लेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, देयर स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसका प्रोपोर्शन हम लोग ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ये मतलब हुआ, गॉट इट। इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड ट्रू मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल, और यू कैन से मोर स्टेबल, more stable than all resonating structures, then it is more stable than all resonating structures। इसकी स्टेबिलिटी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रू मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया भाई, सब मिल के इसको बनाए हैं, है ना। सारे प्रॉपर्टीज को मिला के इसको बनाया गया है। ओके, तो मैं आपको बताना सिर्फ ये बच्चों चाह रहा हूँ कि वैज्ञानिकों के दिमाग में चल रहा था कि मॉलिक्यूल कैसा होता होगा, कहते हैं ऐसा होता है। ये कैसे बनाया आपने, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के बनाया। तो जैसे कोई लड़का बच्चा है, मान लो वो हम लोग पढ़ा रहे हैं और हमारी बात को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ जिन जिन मैं तो मानता हूँ कि जो बच्चे अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं तो उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, और इससे बड़ी ब्लेसिंग हो नहीं सकती। और फॉलो करता है इसलिए लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है, कोई भी हो, है ना। तो बात फॉलो करना डिसिप्लिन वे में आसान मसला नहीं है। ये जो फॉलो कर रहा है उसको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, जाओ तो मानोगे और बहुत बड़ा काम करोगे। भाई देव बच्चों, तो वो फॉलो करता है, उसने अपना IIT मेडिकल फोड़ फाड़ दिया, है ना। कोई बच्चा हो, जैसे कृष्णांशु की बात करूँ मैं, तो गजब डिसिप्लिन बच्चा है वो, गजब। मतलब वो आज भी मैं कहूँ कि तुम ये काम करो तो वही काम करता है वो, तो वो उसका डिसिप्लिन है और इसी वजह से वो वहाँ पर है। और बाकी बच्चे जो 3-5 करते रहते हैं, सर ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अटक जाते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, क्वेरीज, रीजनेबल थिंग, नॉट नॉन रीजनेबल एक्सक्यूजेज एंड ऑल दोस थिंग। बाय द वे, अब सोचो, मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा कर लिया है, तो ये कहे कि अगर ये बात नहीं मानता तो कहाँ होता। बहुत काल्पनिक चीज़ नहीं है ये, थियोरेटिकल। वो तो जो है वो है, वो जो है उसकी वजह से वहाँ पे है। फिर नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो कहाँ होता, तो कुछ अपने कल्पना करेंगे तो यहाँ होता कि अच्छा बात नहीं मानता तो उसके नंबर आते 400, राइट। हाँ, बात नहीं मानता तो उसके नंबर आते 400, बात माना तो उसके नंबर आए मान लो 600, कि अच्छा 200 नंबर बात मानने की वजह से आए। ओ माय गॉड, समझे मैं क्या बोला। मैं बताता हूँ मैं क्या बोला, वो ध्यान समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं कहानी सुना सुना के पढ़ाता रहता हूँ ना, वो ध्यान समझो। बहुत समय पहले की बात है बच्चों, देखो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत समय पहले की बात है, एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है बेंजीन। मान लो उसके घर, बेंजीन के घर जो है, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि, डू यू नो, वो हमेशा शराब देने के लिए फेमस है। तो वो हमेशा गुस्सा जाते हैं, छोटी सी गलती भी गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा के बहुत भयानक शराब दे देते हैं। तो बेंजी ने घर दुर्वासा ऋषि आए, बेंजी ने पूरा आव भगत किया, उनको अपना खिलाया पिलाया, सेवा टाल जो भी किया, लेकिन कुछ उससे चूक हो गई। दुर्वासा ऋषि गुस्सा गए और गुस्सा के उसको श्राप दे दिए। मैंने तो क्या श्राप दिए कि तुम्हारा रेजोनेंस गायब हो गया। ले, बेंजी ने किडनी निकाल लिए होते, लीवर निकाल लिए, दोनों आँख निकाल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसका रेजोनेंस ही ले लिए। बाप रे बाप, बेंजीन जो है अब रेजोनेंस की वजह से, बेंजीन जो है बेचारा यहाँ आ गया,
विदाउट रेजोनेंस। ओ माय गॉड, ये बेंजीन की एनर्जी है, बेंजीन विदाउट रेजोनेंस यार। मैं इसको C6H6 लिखता हूँ, इट्स अ बेंजीन विदाउट रेजोनेंस। ये दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद, राइट। अब फिर क्या हुआ बच्चों, बेंजीन को लगा कि गलती हो गई मुझसे, उसने एक पैर पे खड़ा होके 1000 साल तपस्या किया, एज यूजुअल जैसा होता रहा है। 1000 साल दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए तुमको? बेंजीन का रेजोनेंस चाहिए। वो मुझे क्या चाहिए? बेंजीन तपाक से बोला, गुरुजी रेजोनेंस चाहिए हमको। क्या तथास्तु। अब उसको रेजोनेंस मिल गया। तो रेजोनेंस मिलते ही डिलोकलाइजेशन शुरू, एनर्जी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेंजीन यहाँ से यहाँ खिसक के आया। जो रेजोनेंस शुरू हुआ तो वो डिलोकलाइजेशन होती है, ऐसे घूम रहा है या चक्कर मारना शुरू। तो दिस वन इज विद रेजोनेंस, दिस वन इज विद रेजोनेंस। बात मेरी समझ में आई क्या बच्चों? तो अगर मैं ये काल्पनिक कहानी क्यों सुनाया आपको, क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं हो, बिकॉज वो उसमें जो है वो तो है ना। अब जिस बच्चे में कृष्णांशु में अपने माता पिता गुरुओं को फॉलो करता है तो उसमें वो डिसिप्लिन है ना भाई। क्या निकाल के सोचो, निकालोगे तो कृष्णांशु ही नहीं रहेगा। तो क्या अगर आप में से ये गुण निकाल दिया जाए तो मैं नागेंद्र नहीं रहूँगा ना। मेरी जो क्वालिटी है वो है कि अगर करेला कड़वा नहीं होता तो फिर करेला ही क्यों होगा वो। तो बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होता, इट्स हाईली थियोरेटिकल। तो दुर्वासा ऋषि यहाँ प्रकट हुए, श्राप दिए, तो बेंजीन यहाँ एनर्जी बढ़ गई। और ये इट्स जस्ट, ये जो एनर्जी गैप है किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से है। ये क्या है बच्चों? इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या है? एक जानते हो आप, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान सुनना। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। अरे बच्चों सुनो इसको। जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूं ना, इसको, नॉट मॉलिक्यूल को, बहुत बारीक डिफरेंस है। ये एक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल नहीं है। तो हियर आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट स्ट्रक्चर। जब हम डिलोकलाइजेशन की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेंजीन मॉलिक्यूल, नॉट अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ओके, जब हम बच्चों यहाँ मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं है। ओके, और इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस है, डिलोकलाइज यहाँ टकाटक घूम रहा है। ये देखो रेजोनेंस हो रहा है, इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों में जो गैप है बच्चों, सिर्फ किस चीज़ का है? रेजोनेंस का, सिर्फ रेजोनेंस का है। एक बच्चा जो ऐसा है वैसा नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। तो इनमें जो एनर्जी गैप है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस एनर्जी। देखो पहले रेजोनेंस नहीं तो यहाँ था, रेजोनेंस होते ही यहाँ चला आया, तो रेजोनेंस होते ही यहाँ चला आया, मतलब इसमें एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा। मजा आ रहा है बच्चों? गाँव वालों बोलते रहो यार। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? सारे स्ट्रक्चर को मिला के ट्रू मॉलिक्यूल। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब ट्रू मॉलिक्यूल जिसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब नो, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। व्हेन यू डिलोकलाइज इट मीन्स यू आर कंसिडरिंग, यू आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉलिक्यूल। ओके, ये रेजोनेंस एनर्जी में एनर्जी देखो निकल रही है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू विल बी नेगेटिव। नाउ ड्राइंग ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। थैंक यू श्रेया बिटिया, पवन, सुष्मिता, शिवम, वेरी नाइस, शशांक, सौम्या, रंजन साहू। तो आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड समझ गए ना? जस्ट फॉर यू रिमाइंड आई एम रिपीटिंग, रेजोनेंस हाइब्रिड इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू मॉलिक्यूल एंड इट इज ड्रॉन बाई hybrid of all resonating structures, not in equal proportion but considering their stability. The more stable structure will contribute more. Okay, and resonance hybrid means true molecule. And keep in mind, मैं फिर से रिपीट मारता हूँ आपको, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेंजीन का हम लोग, ये बेंजीन जब हम बोलते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो ये ड्रॉ कर ले रहे हैं मतलब वी आर थिंकिंग इट्स ए मॉलिक्यूल। बट अगर मैं सिर्फ रेजोनेटिंग इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो यहाँ डिलोकलाइजेशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बहुत बारीक लाइन है। बट जब मैं इसको मॉलिक्यूल बोलता हूँ इट मीन्स हम समझते हैं कि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, एक ये भी है, दैट्स इट। वाओ, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग इतनी जल्दी सीख गए। पता है मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक सज्जन आए थे जो पता नहीं कहाँ डिग्री उग्री कॉलेज में पढ़ाते थे केमिस्ट्री। उन दिनों मैं बहुत पहले की बात है, I mean I had just started teaching, I mean 2006-07 की बात है।
तुम लोग भी अपना चड्डी पहन के कहीं फूल खिला रहे होगे, टहल रहे होगे, वो छोटे रहे होगे, तो वो कहें कि सर आप इंजन में जानते हैं कैसे चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन, कैसे कि पंखा चल रहा था कि जैसे पंखा में वो घूमता है ना ड्रर बहुत तेजी से, वैसे ही वो चक्कर मारता है। अरे यार, बेंजीन मॉलिक्यूल में स्मीयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धब्बे धब्बे के रूप में चारों तरफ फैली होती है। उससे हम उसकी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, वो ट्रू मॉलिक्यूल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिक्स होता है कि नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो कि और हमारे बच्चे इतनी जल्दी समझ गए, तुम लोग कमाल के हो यार, गजब हो, समझ गए यार। मैं 3 मिनट और लेता हूँ ना। बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे ड्रॉ किया जाए। बता दूँ आपको, मतलब आप लोग अगर सीख गए कि स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या अंतर है। रेजोनेंस हाइब्रिड में रियल डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब वो ट्रू मॉलिक्यूल इसमें, एंड इट्स ऑल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग विद। चलो हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल को समझाने के लिए, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इनमें बताने वाला हूँ आपको कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ किया जाए। ऐसा नहीं तुम लोग पढ़ पढ़ के बहुत दुखित हो गए, इसमें बहुत पढ़ा दिया आपने, तो गाना गाओ क्या, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बच्चों सर ये दुखी वाला गाना क्यों गा रहे हैं, दुखी मन मेरे। चलो मस्ती करते हैं यार, रेजोनेंस की बातें चल रही हैं, कितनी मस्ती मस्ती बात चल रही है। कम ऑन सी रेजोनेंस, या वेरी वेरी ग्रेट बच्चों। रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाए, जैसे टू इजी, मैं 2-3 नियम बताऊंगा, बस काम खत्म। पहला रूल नंबर 1, ड्रॉ स्टेशनरी स्ट्रक्चर, ड्रॉ स्टेशनरी स्ट्रक्चर। स्टेशनरी मतलब फिक्स स्ट्रक्चर, जो फिक्स है पहले उसको ड्रॉ करो, फिक्स स्ट्रक्चर। लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं, हम जो है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, वो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यार ये है ना, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा अच्छा बताना चाह रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिखा दूंगा बट मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, तो मैं चाह रहा हूँ इसको अगली क्लास में पढ़ाऊँ ना। क्योंकि मैं बताऊंगा तो शॉर्टकट बता दूंगा, आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट बच्चों। मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ। अब बस रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, अगली मैं बताऊंगा आपको हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके, एंड देन वी विल सी क्विज ऑन दिस। ड्रॉ करना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाऊंगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाऊंगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा, बहुत मजा अरे बाप रे बाप। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली क्लास पढ़ाऊँ, क्योंकि ये जल्दीबाजी में काम करना हितकर नहीं है। टुडे हमने आज क्या सीखा बच्चों, कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सवाल बनाते रहिए, सुबह उठ के माता पिता का पैर छूते रहिए, बाबा नागदेव को नहीं भूलिएगा, जो मैं कहता हूँ फॉलो करिए। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।